तो आज से अपन लोग जो है वो एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एंड वो जो एंशियंट हिस्ट्री, उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, वो ये है कि अपन हिस्ट्री पढ़ने वाले नहीं है, अपन हिस्ट्री जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। क्या ही करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। कि अपन केवल हिस्ट्री के बारे में केवल डिस्कशन करेंगे कि भाई हिस्ट्री क्या है और कैसे हुई, क्या नहीं हुई, वगैरह 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 सारी बातें। ठीक है, ये एक अलग बात है कि इस डिस्कशन में मैं थोड़ा ज्यादा बोलूंगा, आप लोग थोड़े कम बोलोगे। तो क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने से ना तो कोई पढ़ सकता है और ना कोई भी व्यक्ति इसको जो है वो ठीक है समझ सकता है। यदि आप डिस्कस करोगे तो ही ये आपको जो है वो आसानी समझ में आएगी। और ओवरऑल मैं आपको एक बात कहूं, वो ये है आरएस के बारे के अंदर कि सब कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, आध्यात्मिक बातें कर लो, कुछ भी कर लो, टॉपर्स आएंगे, टॉपर्स भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आपका जो फाइनल सिलेक्शन जो होता है ना, वो डिस्कशन से ही होता है। ये एक फैक्ट है कि आपके अपने पास में डिस्कशन देखो खुद का खुद के साथ में हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको इसके लिए फ्रेंड सर्कल की आवश्यकता है। डिस्कशन जो है वो खुद का खुद के साथ में भी हो सकता है कि व्यक्ति अपने रूम में खड़ा खड़ा एकदम से खुद से ही डिस्कस करे और वो खुद से ही प्रश्न पूछे और खुद ही उसका जवाब दे। क्यों? इतिहास के अंदर बहुत बड़ी ऐसी पुस्तकें लिखी गई है, जैसे कि अपन कहेंगे कि भाई चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, तो वो चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति विज्ञान की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। और चाणक्य की पुस्तक जो है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के अंदर लिखी गई है कि वो चाणक्य स्वयं भी प्रश्न पूछता है और स्वयं भी उसके क्या देता है, उत्तर देता है। ठीक है, यदि आप लोग भी सिलेक्ट होना चाहते हो तो आप लोगों को भी इस जो है वो प्रकार का तरीका अपनाना पड़ेगा कि सब हमेशा ही जो खुद ही जो है वो प्रश्न पूछो और खुद ही उसका क्या दो, आंसर दो। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के सिलेक्शन के लिए तो ये तो है ही। तो खैर आज जो है वो लोग ठीक है, हम लोग जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो पढ़ना क्या करेंगे, आरंभ करेंगे। हालांकि ये केवल एक प्रकार का डिस्कशन है, एक प्रकार क्या है, डिस्कशन है, पर आप लोग इसमें ध्यान देना, हर चीज को एक बार अच्छे से समझना। क्यों? क्योंकि आजकल जो है वो बहुत सारे लोगों को ऐसी गलतफहमी है कि सब हिस्ट्री जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि पिछला आरएस के प्री का एग्जाम था, तब हम लोगों ने ये एक वीडियो वायरल किया था और उसके तहत हम लोगों ने कहा था कि सब हिस्ट्री जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पर वो देखो, वो वीडियो देश काल परिस्थिति के सापेक्ष था। उस समय एक्चुअली क्या है, केवल 3 महीने का टाइम था और हमें ऐसा लगा कि यदि 3 महीने में हिस्ट्री को पढ़ाएंगे तो फिर हिस्ट्री पूरी होगी भी नहीं। तो फिर इसलिए हम लोगों ने मना कर दिया कि हम लोग हिस्ट्री को पढ़ाएंगे भी नहीं। तो इससे कई लोगों को ऐसा लग गया, कई लोगों ने ऐसा मान लिया कि स्प्रिंग बोर्ड वालों ने ही बोल दिया है कि हिस्ट्री इंपोर्टेंट नहीं है, मतलब इंपोर्टेंट नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। आरएस मेंस के एग्जाम के अंदर सबसे बड़े आने वाले सब्जेक्ट जो है वो 2 ही है, और वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड थर्ड नंबर जो है वो साइंस, वो भी ऑलमोस्ट 65 नंबर की। ठीक है, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये 75 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के आते हैं? 75 नंबर के आते हैं। और 75 नंबर के साथ में आप कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं कर सकते, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ता है। यदि आप 10 नंबर के किसी भी सब्जेक्ट के साथ में भी कॉम्प्रोमाइज करते हो तो इसका मतलब ये साफ साफ है कि आप आरएस बनने वाले नहीं हो, आप आरपीएस बनोगे, जो सेकंड नंबर आपकी पोस्ट है। और यदि आप 20 नंबर के किसी सब्जेक्ट के साथ में कॉम्प्रोमाइज करते हो, इसका मतलब आप जो है वो आरटी के प्रॉपर आरएस बनने वाले तो नहीं हो, आपकी रैंक उसके भी बाद में आने वाली है। और उससे ज्यादा भी नंबर के साथ में आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, इसका मतलब आपका सिलेक्शन जो है वो कहीं न कहीं जो है वो होने वाला है रैंडमली। ठीक है, और एक 75 नंबर का एक कोई सब्जेक्ट है उसके साथ में आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, इसका मतलब साफ साफ है कि आपका सिलेक्शन कहीं पर भी होने वाला
नहीं है। आप जैसे आज हो वैसे ही जो है वो कल को रहोगे। तो ये हिस्ट्री का एक सिंपल सा बैकग्राउंड है, इसलिए हिस्ट्री तो पढ़नी ही है। हिस्ट्री तो क्या है? पढ़नी। आप में से ईमानदारी से बताएं, हाँ प्लीज। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? आवाज क्लियर नहीं है? हाँ प्लीज आवाज को जो है वो थोड़ा क्लियर करो। हाँ, अब मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भी आरएस की तैयारी के अंदर अपन किसी भी एग्जाम को या किसी भी सब्जेक्ट को जो है वो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आपको सभी सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कई बार आते हैं हमारे पास, जैसे इस बार कुछ लोग मेंस का एग्जाम दिख के, है ना, वो जो लिख के आए और इतने बड़े होते हैं जिनको देख के उनके ऊपर जो प्रेम आता है, और वो कहते हैं सर मैंने इस बार एक जो है वो अपना अलग ही अनुमान लगाया था। मैंने क्या? और वो अनुमान इस प्रकार से लगाते हैं, अनुमान ही तो फैक्ट है कि सब 450 प्लस 800 नंबर के आपके मेंस के पेपर होते हैं आरएस के। यदि किसी भी व्यक्ति के 400 प्लस 450 प्लस, ये तो आने वाले एग्जाम के पैटर्न है, वरना पहले के एग्जाम में तब हम यही कहते थे कि 400 प्लस भी किसी के नंबर आ गए तो वो टॉप 10 में है। तो वो क्या है? टॉप 10 में है। और सब ये तो फिक्स है कि वाकई में आपके यदि 450 प्लस रिटर्न में नंबर है तो आप टॉप 10 में हो, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो सब वो जो एग्जाम है ना लिख के आगे कुछ लोग बड़े लोग, और वो इतने बड़े थे, वो कहे सर हमने 600 नंबर ही टारगेट किए थे, और 600 नंबर में से हमें पता है कि हमारे 400 नंबर आ जाएंगे और हम लोग जो है वो टॉप 10 में हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि हमने उनको नहीं कहा था, हमने उनको पहले ही कहा था कि 800 में से 400 नंबर लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये कोई आसान नहीं है। हर कोई व्यक्ति जब ये देखता है ना टॉप रैंकिंग, टॉप लिस्ट वगैरह, तब वो ऐसा ही सोचता है, अच्छा 800 में से 400 लाने वाला जो है वो टॉप 10 है, तो अपन जो है वो ठीक है, ये एक जो है वो टॉपिक छोड़ देते हैं। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। सिविल सर्विसेज के अंदर मार्किंग बहुत टफ होती है। मार्किंग बहुत क्या है? टफ होती है, बहुत ज्यादा टफ होती है। आप अपनी तरफ से परफेक्ट लिख के आओगे तब आपको नंबर मिलेंगे 10 में से 7। आप अपनी तरफ से परफेक्ट लिख के आओगे तब आपको जो नंबर मिलेंगे 10 में से, सॉरी 5 में से 2.5 या 3। ठीक है, और वो 3 नंबर जिसने दिए हैं उसको आप ये पूछ लो ना कि साहब इससे भी आदर्श कुछ हो सकता है क्या, तब उसके पास 20 जवाब होंगे कि हाँ हो सकता है, जबकि अपने पास उसके कोई भी जवाब नहीं थे। इसलिए सिविल सर्विसेज के अंदर यदि कोई स्कोरिंग है तो वो केवल है 50 नंबर की हिंदी और 20 नंबर की इंग्लिश, और बस वही आपको पढ़नी है। इसलिए हम लोग शुरू से ही जो है वो फोर्स करते हैं कि प्लीज हिंदी पढ़ो, और क्या पढ़ो? इंग्लिश पढ़ो। हिंदी ग्रामर शानदार होनी चाहिए, ठीक है, चाहिए आपकी। यदि आप है ना सिलेक्शन चाहते हो तो आपको पढ़नी पड़ेगी। और हाँ यूं ही ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए 1.5-2 साल निकालने के लिए आए हो, क्यों आप में से कई सारे लोग आते हैं कि अपने को 1.5-2 साल निकालने हैं, तो वो निकाल देंगे अपन यहीं पे। क्यों? क्यों घर वालों को फोन करके बोलते रहेंगे कैसा आप स्प्रिंग बोर्ड के अंदर जो है वो एडमिशन लिए हुआ है यार, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, ये चल रहा है वही चल रहा है। यदि ऐसा कुछ करना है तो प्लीज हिंदी इंग्लिश मत पढ़ना। यदि हिंदी इंग्लिश आपको पढ़नी है तो वो ढंग से पढ़ना, क्योंकि आज की तारीख में एक नहीं हजारों लोग हो गए हैं जिनके हिंदी इंग्लिश में नंबर शानदार आते हैं, और हिंदी में नंबर आते हैं 50 में से जो है वो 48, 47 और 49। और उन सबको क्रैक करने के लिए आपको जो है वो 3 किताबें पढ़नी पड़ेगी ढंग से। 9 से जो 12th की एक जो सरकारी जो है वो बुक आती है जिसका नाम है व्याकरण, जिसका नाम क्या है? व्याकरण, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। सेकंड नंबर बुक है हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक पुस्तक आती है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी।
वो भी आपके लिए जरूरी है। थर्ड नंबर, ठीक है, राघव प्रकाश सर की जो है वो एक बुक आती है, वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये 3 किताबें पढ़नी, इसके अलावा और कोई किताबें आप पढ़ो तो वो आपकी इच्छा है, पर ये 3 तो कम से कम पढ़नी ही पड़ेगी यदि आप सिलेक्शन चाहते हो तो। और सिलेक्शन नहीं चाहते हो तो हमारे लिए तो आप केवल एक लॉटरी हो, हमारे लिए तो केवल क्या हो, ये लॉटरी हो। आप आए, जिन्होंने आके जो है वो ठीक है 44,000 रुपये जमा करवाए, उसके बाद 44,000 रुपये और भी जमा करवाने वाले हो। क्यों? क्योंकि ये सब काम आप नहीं करोगे तो ये तय सिद्ध बात है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो फिक्स है। इसलिए आपको हिंदी ग्रामर अच्छी करनी पड़ेगी, इंग्लिश ग्रामर अच्छी करनी पड़ेगी। और जितने भी हिंदी के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम के, वो लोग हमेशा यूं बोलते रहते हैं कि सब इंग्लिश कैसे अच्छी करें, इंग्लिश कैसे अच्छी करें। उनका एक सिंपल सा जवाब है, एक स्पाइरल मेंटेन करें जिसके अंदर रोज जो है वो 20 वोकैब लिखनी होती है, और उस वोकैब के माध्यम से ही आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। क्योंकि हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट है वो हमेशा जो है वो ठीक है इंग्लिश के लिए कोई है ना बुक ढूंढते रहते हैं, जबकि आपको बुक ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। यहीं पर लिखी हुई इंग्लिश, यही इंग्लिश आपको पढ़नी होती है, और सब इसके माध्यम से ही आपको अपनी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव करनी होती है। वरना हिंदी माध्यम के अधिकतर स्टूडेंट जो है वो हमेशा अपना टेंस ठीक है वगैरह वो जो अच्छे करते रहते हैं। आप टेंस तो अच्छे कर लेते हो, पर आपके पास वोकैब कुछ होती भी नहीं है। वोकैब के नाम पे आपको वही आता है, आई एम रनिंग, आई एम स्लीपिंग, ईटिंग, ठीक है, आई एम जो है वो स्विमिंग, ठीक है। तो ये वोकैब की कमी है, किसी की कमी है एक्चुअली, वोकैब की कमी है। इसलिए वोकैब इंप्रूव करो, 2000 के आसपास वोकैब हो जाए आपके पास में, उसके बाद में आप लोग जो है वो उसके बाद में जो है वो इंग्लिश की जो है वो ग्रामर तैयार करो। लेकिन जब तक आपकी वोकैब इंप्रूव नहीं होती है उससे पहले कोई भी ग्रामर पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि आपके पास वोकैब ही नहीं है। आप वही डाइंग, स्लीपिंग, ठीक है वगैरह वगैरह यूज करते रहते हो हमेशा। क्योंकि मैंने हमेशा ही देखा है कि साहब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से कभी भी कहो कि साहब तू है ना सेंटेंस बना के लेके आ, और वो जैसे सेंटेंस बना के लेके आता है तो जब सेंटेंस बना के लेके आता है उसके पास फिक्स 20 शब्द होते हैं और वो उनकी सेंटेंस लेके आता है कि साहब मैं सो रहा था, मैं खा रहा था, मैं पी रहा था। अरे तो और तो कुछ बोल यार भले आदमी, प्लीज इसके अतिरिक्त कुछ तो बोल, दया कर मेरे ऊपर। कि साहब मैं तो यही करता हूं दिन भर कि मैं खाता हूं, पीता हूं, सोता हूं, भागता हूं, और मेरे पास कुछ है भी नहीं। तब हम कहते हैं कि देखो इससे जो भी ये हकीकत बात है, तू करता तो लाइफ में यही है, पर इससे नंबर आएंगे नहीं। इसलिए नंबर यदि आप लाना चाहते हो और यदि आप सेलेक्ट होना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास कम से कम 1000 से 2000 के बीच में जो कि वो क्या होनी चाहिए, वोकैब होनी चाहिए। और वो वोकैब के लिए जरूरी है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर इसी बोर्ड के ऊपर आपको वो वोकैब मिल जाती है। इसमें आप अपने दिमाग का प्रयोग करो कि साहब कौन सी वोकैब मेरे लिए यूजफुल हो सकती है, कौन सी वोकैब यूजफुल नहीं हो सकती। क्योंकि जब भी कोई भी फैकल्टी आपको समझाती है तो वो स्लाइड आपके सामने रहती है और वो फैकल्टी लंबे टाइम तक समझाती है, ठीक है। तो यहां पर बोर्ड पर लिखे हुए सारी फैकल्टी जो ये जो वोकैब आपके लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन उसमें से शायद तक 50% या 20% तो आपके लिए यूजफुल हो सकती है, तो उसका यूजफुल करो, ठीक है यूज करो। तो वो कहते हैं स्मार्ट स्टडी कि सब स्मार्ट स्टूडेंट होते ही वही है जिनके सिलेक्शन होते हैं। सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आपका बैच तो बहुत बड़ा है, हम लोग ये खुद मानते हैं, पर हमें ये भी पता है कि आप में सबका सिलेक्शन होने वाला नहीं है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा, कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन सिलेक्शन उनका ही होगा जो अच्छे से स्टडी करेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे। इसलिए आज से जो है वो अपने पढ़ने का तरीका जो है वो चेंज करो।
फटाफट आज तक आपके जितने भी सब्जेक्ट हुए हैं उनका रिवीजन एक टू टाइम होना चाहिए, और वो रिवीजन शॉर्टेस्ट टाइम में होना चाहिए। कितने टाइम में होना चाहिए? शॉर्टेस्ट टाइम में। ऐसा नहीं है कि भाई आप जो है वो एक किसी सब्जेक्ट को लेकर बैठ कर उसको पढ़ रहे हो लगातार 5-7 घंटे तक, नहीं। सब्जेक्ट का यूं फिक्स डायरेक्शन निकालो कि भाई मेरे को 40 मिनट में इसका रिवीजन करना है, मतलब करना है। याद हो चीजें या नहीं हो, आप 10 बार रिवीजन करो उसका, चीजें आपको याद होगी। ठीक है। सेकंड नंबर सब्जेक्ट जो भी आपका राजस्थान चला था, तो सब राजस्थान मेरे को पढ़ना है, और केवल आधे घंटे में या 40 मिनट में 50 मिनट में जो भी है वो आप अपना टाइम डिसाइड करो। वो आप सब्जेक्ट को एक बार पढ़ो, याद होगा या नहीं होगा अलग बात है, लेकिन जब आप उसका 10 बार रिवीजन करोगे तब वो आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसलिए सिविल सर्विसेज की तैयारी के अंदर एक ही चीज चाहिए, और वो है मल्टीपल रिवीजन। मल्टीपल क्या है? रिवीजन। क्योंकि आजकल हम लोग हमेशा देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो, ठीक है, जिनका सिलेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, उनको केवल यूं तैयारी करनी है। यदि आपको तैयारी करनी है तो ये आपको कुछ नियम पालने पड़ेंगे, और वो ये नियम यही है, मल्टीपल रिवीजन। और अभी तो हालांकि आपका बैच नया है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि राइटिंग स्किल लेकिन कुछ टाइम बाद में मैं ये कहूंगा आपको राइटिंग स्किल कि सब आपको हर चीज लिखनी आनी चाहिए। आप कैसा लिखते हो कैसा नहीं लिखते हो कोई भी मायने नहीं रखता, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि आप लिखते हो या नहीं भी लिखते हो। इसलिए आप अभी भी कुछ भी जो भी पढ़ते हो करते हो, जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उसके बारे में भी आप यूं थोड़ा बहुत लिखा करो, किसी चेक करवाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आप उस लेवल तक पहुंचे नहीं हो कि सब किसी से भी चेक करो जो है वो करवा सको। लेकिन आप खुद लिखो, और खुद का लिखा हुआ खुद जो है 5-7 दिन बाद में चेक करो, आपको खुद को अनुभव हो जाएगा कि आपने कितनी बड़ी भयंकर गलतियां की है। इसलिए हमेशा ही जो है वो लिखो, और लिखो और खुद ही क्या करो? चेक करो। सेम डे नहीं, 3-4 दिन बाद में। क्योंकि जब अपन लिखते हैं तब अपने को लगते हैं, मतलब अपने को ऐसा लगता है कि मैंने मेरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लिखा है। लेकिन जैसे ही आप उसको 3-4 दिन बाद में उसको चेक करते हो, तब आपको एहसास होता है कि भगवान धूड़ थारेदार है। कौन है? धूड़ थारेदार। धूड़ का मतलब होता है मिट्टी, धूड़ का मतलब क्या होता है? मिट्टी। तो वो आदमी को एहसास होता है अरे यार मिट्टी है इसके पीछे, तो मतलब इतना मैंने ना घटिया लिखा है। तो खैर ओवरऑल जो है वो टाइम बढ़ रहा है, तो अपन आगे बात करते हैं कि जो है वो ओवरऑल बात यही है कि खुद पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ो, और उसके बाद में अपने को खूब ज्यादा क्या करना है? लिखना है। ठीक है। लिखना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि हम लोग आपको लिखने के लिए जो है वो टॉर्चर करेंगे, क्योंकि हमारा काम है। क्योंकि हमने आपको कितने रुपए दिए हैं? अच्छा, आपने दिए हमें हाँ, एक ही बात है। अच्छा, एक ही बात नहीं है। हाँ, कि आपने हमें 88,000 रुपए दिए हैं, इसलिए हमारा ये उत्तरदायित्व है कि हम आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाएं, बहुत ज्यादा। और वो हम बनाएंगे टाइम टू टाइम। ठीक है। क्योंकि आपके हित में ही हमारा हित है, आपके हित में ही हमारा क्या है? हित है। आप लोगों का सिलेक्शन होगा तो हमारा रिजल्ट जो है वो क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। हम लोग कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट को फोन करते हैं और कहते कह रहे तू आजकल पढ़ता नहीं है, तेरी ये शिकायतें हैं, अरे वो है वो है। तभी स्टूडेंट नेक्स्ट डे आता है, कहता है सर आप हमारा कितना ध्यान रखते हो। तब हम कहते हैं बेवकूफ, तेरा ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम हमारा खुद का ध्यान रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि तू बहुत पढ़ने वाला आदमी है, और तेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि तू इस बार जो है वो टॉप 10 में आएगा। और जब तू टॉप 10 में आएगा तो जितना फायदा तेरा होगा उससे ज्यादा फायदा किसका होगा? हमारा होगा। इसलिए हम लोग मूल रूप से, मैं तो साफ साफ कहता हूं हमेशा, मूल रूप से स्वार्थी है। मूल रूप से क्या है? स्वार्थी। हम आपका फायदा इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपके फायदे में ही हमारा क्या है? फायदा। इसलिए आप लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए सबका, और वो भी ढंग से, और वो भी अच्छी रैंक पे। अच्छी क्या है? रैंक पे। हाँ,
तो इसलिए आप में से पता नहीं, वो तो अभी खैर पहली क्लास है इसलिए अपन कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन 8-10 क्लास होने के बाद में मैं आपको साफ साफ बता दूंगा किसका सिलेक्शन जो है वो टॉप रैंक पे होगा और किसका सिलेक्शन टॉप रैंक पे नहीं होगा, वो तो अपन डिसाइड कर लेंगे बाद में। तो कहते हैं भारतीय इतिहास, हाँ तो मूल बात यहां से स्टार्ट होती है, पता नहीं कहां से सिलेक्शन वाली बात आ गई। मेन बात ये थी कि अपन लोग पढ़ने वाले थे भारतीय इतिहास। तब अपन कहते हैं भारतीय इतिहास को जो है वो 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है? 3 भागों में। एक तो सॉरी, आप में से जो लोग ये सोल्जर की तरह बैठे हैं ना हाथ में पेन लेके कि अभी अभी अपन कुछ लिख लेंगे, वो लोग सब रिलैक्स हो जाओ। आज पहली क्लास है, अपन केवल बातें करेंगे। अपन केवल क्या करेंगे? बातें। अपन पढ़ने वाले नहीं है, पढ़ेंगे लेकिन लास्ट में। लेकिन कब है? लास्ट में। अब जो बातें करने की बात आई गई तब अपन इतना ही कहेंगे कि सब जो है वो भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। और भारतीय इतिहास को 3 भागों में जो विभाजित किया है वो एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है हिस्टोरियन मिल। हिस्टोरियन मिल ने ये यहाँ पे जो है वो सबसे जो है वो पहला क्वेश्चन बनता है, कैसा भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया। अब अपन हिस्ट्री को थोड़ा सा ढंग से समझते हैं, और जब हिस्ट्री को ढंग से समझते हैं तब अपन यही कहते हैं कि क्या दुनिया का हर देश अपने इतिहास को 3 भागों में विभाजित करता है? आप इसके बारे में सोच लो थोड़ा बहुत, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप में से कुछ लोगों का जवाब है यस, कुछ लोगों का जवाब है नहीं, कि नो। वास्तविक जवाब है नो, कि सब दुनिया में कोई भी देश अपने इतिहास को जो है वो 3 भागों में विभाजित नहीं करता। ये अपन बात इसलिए कर रहे हैं कि अभी आप जो है वो एक ऐसे बैच के अंदर बैठे हो जिसके अंदर आप जो है वो आरपीएससी का एग्जाम दे रहे हो। किसका एग्जाम दे रहे हो? आरपीएससी का। और आरपीएससी के अंदर ये सवाल यूजफुल भी नहीं है, फिर भी अपन लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि यदि आप फ्यूचर में कभी यूपीएससी का एग्जाम दो तब ये प्रश्न आता है, कैसा अब दुनिया के अंदर क्या प्रत्येक देश अपने इतिहास को 3 भागों में विभाजित करता है? तब अपन कहते हैं नहीं, नहीं करता है। हर देश अपने सर्कमस्टांसेस, अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने देश का जो है वो क्या करता है? विभाजन करता है। अपने इतिहास का जो है वो विभाजन करता है। आप यूएसए में चले जाओ, यूएसए कोई विभाजन नहीं करता। क्यों? क्योंकि यूएसए कोई अस्तित्व था ही नहीं कभी। यूएसए जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले यूएसए को जानता भी नहीं था। यूएसए बहुत ही गरीब देश था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में यूएसए के अंदर कुछ ऐसे अर्थशास्त्री पैदा हुए जिनको इकोनॉमी समझ में आ गई, और जिनको इकोनॉमी समझ में आ गई तो उन लोगों जो वहां पर, ठीक है, वो जो भयंकर जो है वो आर्थिक सुधार किए, और उनके आर्थिक सुधार किए तो सब उनके आर्थिक सुधार के माध्यम से वो एकदम से उनके पास इतने डॉलर हो गए, इतने पैसे हो गए कि वो सब दुनिया का जो है वो श्रेष्ठ, ठीक है, राष्ट्र बन के उभर गया। इकोनॉमी क्या है? अर्थशास्त्र क्या है? केवल एक माइंड गेम है। आपको ऐसा लगता है वास्तव में पैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी वर्तमान में आरबीआई के पास में पूरे अधिकार है कि वो जितने चाहे उतने पैसे जो है वो छाप सकती है, लेकिन वो पैसे छापने के बाद में उसको मैनेज कैसे करेगी, ये एक जो है वो, ठीक है, चिंता का विषय है।